हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। एन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो आई हैव रिकॉर्डेड जो काफ़ी दिल से वीडियो था, और उस वीडियो के ऊपर व्हेन आई वाज रीडिंग द कमेंट, thanks for all the feedback, thanks for all the interesting suggestions जो आपने रखा कमेंट में। आई हैव read personally every comment and I was so happy that the audience, the student has such a great mind, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपने दिए। सम रियली आई लाइक्ड। मैं शायद कमेंट्स के ऊपर फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स ज़रूर आपको बताऊंगा जो कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे दिया, विच रियली वाज इनोवेटिव आइडियाज़ कि कैसे इंडिया की इकॉनमी को विकसित भारत के उस रास्ते पे लाया जा सके जो अभी थोड़े से प्रॉब्लम से गुजर रहा है। फ्रेंड्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी जो है, मतलब मनी जो है, वो इकॉनमी में इंजेक्ट करने जा रहा है वाया रेपो ऑक्शंस। और ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब इस समय एक क्रूशियल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही है जिसका आउटकम 5 जून को आना है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप आरबीआई का रोल देखेंगे तो इट वॉज वेरी ईजी। आरबीआई डिड नॉट हैड टू स्ट्रगल अलॉट, बिकॉज आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है इकॉनमी में देर शुड बी एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी। मनी का जो एक अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए जिससे आरबीआई इज एबल टू फुलफिल टू ऑफ द मेजर इकोनॉमिक गोल्स विच एनी कंट्री हैज़। ए की उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, जो उस कंट्री का जीडीपी है, वो अपने पोटेंशियल के करीब रहे। पोटेंशियल मीन्स हमारे फैक्ट्रीज जो हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम करें। इफ लेट्स से आई हैव अ फैक्ट्री where I have capacity to produce 10 pens, then I should allow my factory to work to produce 10 pen. If I'm producing 5 pen, मतलब मैं अपने कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। सो इकॉनमी में when growth को पोटेंशियल पे रखने का मतलब when you are allowing the economy to function in such a manner कि इकॉनमी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। एंड देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ इज दैट ग्रोथ जो है दैट शुड बी accompanied with a moderate inflation, because अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है तो उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। लेट्स से this is Mr. A, and Mr. A is earning, let's say, any X amount of money, and next year Mr. A का जो कंपनी है वो बहुत खुश हो गया Mr. A से, बोला यार Mr. A तुमने क्या ही काम किया है। एंड कंपनी ने मिस्टर ए को एक रिवॉर्ड दिया और कहा दैट मैं आपके सैलरी के ऊपर 20% का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। मतलब वॉट एवर यू आर अर्निंग नाउ यू विल बी अर्निंग मोर 20%, एक्स्ट्रा 20%। सो अगर आप मिस्टर ए का ग्रोथ देखेंगे तो इट्स वेरी रिमार्केबल, राइट। मिस्टर ए ने बहुत अच्छा काम किया है तभी उसको 20% की एक सैलरी ग्रोथ मिली है। बट लेट्स से कि मिस्टर ए जो है वो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में इन्फ्लेशन जो है वो, लेट्स से इन्फ्लेशन इज अराउंड 15%, 15% का इन्फ्लेशन है, राइट। और दूसरा पर्सन मिस्टर बी जो है, ये मिस्टर बी जो है उसको, लेट्स से मिस्टर बी इज लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री, वो किसी और कंट्री में रह रहा है और इसकी सैलरी इंक्रीमेंट जो हुई है वो 10% हुई है। उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कितने से हुई है? 10% से हुई है। और मिस्टर बी जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो लेट्स से आपका 3% से बढ़ा, राइट। सो मिस्टर ए इज लिविंग इन अ कंट्री जहां पे मिस्टर ए का जो ग्रोथ है, इनकम है, it has increased by 20%, which is really remarkable. बट इन्फ्लेशन मिस्टर ए के कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मिस्टर ए का जो नेट इंक्रीमेंट हुआ, बिकॉज आई एम गेटिंग 20 रुपीज मोर देन वॉट आई वॉज गेटिंग, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व मी, बिकॉज जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैं वो भी तो 15% से बढ़ गए। सो माई नेट इंक्रीमेंट is 20% minus 15%, which is 5%.
तो माई परचेजिंग पावर इज ओनली इंक्रीजिंग बाई 5%. डोंट थिंक कि मिस्टर ए का परचेजिंग पावर 20% से इंक्रीज किया है बिकॉज मिस्टर ए इज गेटिंग अ सैलरी हाइक ऑफ 20%. नो, मिस्टर ए की जो नेट इंक्रीमेंट हुई है परचेजिंग पावर में, जो नेट इंक्रीमेंट हुई है ग्रोथ में, that is only 5%. But Mr. B getting a lower growth as compared to Mr. A, but because of lower inflation, Mr. B के लिए जो net increment है वो 7% है. So this is why for any country economy, आप ये नहीं बस अब इंडिया को जज करना है that how इंडिया की इकोनॉमी काम कर रही है. सो यू कैनॉट सिंपली लुक कि इंडिया की इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 15% है, वाओ वेरी गुड. नो, यू हैव टू ऑल्सो लुक व्हाट इज द इन्फ्लेशन, because a country can grow at a higher pace, a country's income can grow at a higher pace, but that is meaningless if that country also has a higher inflation. So for real stability of any country, you need to ensure कि growth is close to potential and inflation is also moderate. एंड दिस इज द जॉब ऑफ आरबीआई. और इसी को लेकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है जहां पे ये सब चीज डिसाइड होगा दैट व्हाट टू डू विथ मनी सप्लाई. तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो न्यूज आया है जहां पे आरबीआई जो है वो एमपीसी के मीटिंग के समय, जहां पे कल आउटकम आने वाला है 5 जून को, उसके पहले आरबीआई ने अनाउंस किया है, जो पहले ही अनाउंस किया था, 50,000 करोड़ का 2-डे वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन. तो ये अनाउंसमेंट कब किया था आरबीआई ने? ट्यूसडे को. मैं आज वीडियो बना रहा हूं बट ट्यूसडे को ये अनाउंसमेंट आया था. लेकिन कल 5 जून को एमपीसी के जो लोग मिलने वाले हैं उनका आउटकम आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा. बट ट्यूसडे को आरबीआई एमपीसी ने अनाउंस किया था कि वो 50,000 करोड़ का 2 दिन का वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन करने जा रही है, जिससे वो इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंडीशंस हैं उसको मैनेज करेगी. राइट, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं बट कल एमपीसी के मीटिंग के डिसीजन के पहले मैंने सोचा ये वीडियो बना के आपको 3 चीजों का आंसर दे दूं जो शायद आपके मन में होगा क्योंकि आप एक बिगिनर हो. पहला कि ये एमपीसी की मीटिंग होती क्या है, इनफैक्ट एमपीसी होता क्या है जिसकी मीटिंग है, और इसके मीटिंग में क्या आउटकम आते हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को चेक करना होता है, और इन आउटकम्स के इंपैक्ट क्या होते हैं. सो व्हाट इज एमपीसी, व्हाट दे डिसाइड व्हेन दे मीट, हाउ देयर डिसीजन इंपैक्ट्स द इकोनॉमी. Then we will specifically come to this variable rate repo auction, VRR auction. So first, what is repo auction? और repo auction further 2 तरीके के होते हैं, fixed repo auction और variable repo rate auction. So इसके बारे में भी बात करेंगे. तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है because this is a topic from where UPSC has asked questions. इनफैक्ट अगर आप स्टेट सर्विस देखेंगे, बाकी एग्जाम्स देखेंगे, आरबीआई के एग्जाम्स देखेंगे, तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा आता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो आप देख सकते हैं कि एमपीसी की जो मीटिंग है जो जून में होनी थी, इसके डेट हैं 3 महीने, 3 जून से लेके 5 जून 2026 तक. आज भी एमपीसी की मीटिंग हुई है और जो फाइनल डिसीजन है वो कल मॉर्निंग 10 AM वी आर गोइंग टू गेट ऑन 5 जून. और इसके बाद आरबीआई के गवर्नर जो संजय मल्होत्रा हैं, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहां पे वो एमपीसी का जो इंपॉर्टेंट आउटकम है उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करेंगे. ये एमपीसी की मीटिंग हर 2 महीने पे होती है. लास्ट टाइम अप्रैल में हुई थी, अब जून में हुई है. इस हिसाब से दे मीट 6 times a year, 6 बार ये मिलते हैं, 6 times a year every 2 month. नाउ व्हाट इज एमपीसी? तो एमपीसी का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक कमिटी है, और ये कमिटी किसके अंदर काम करती है? आरबीआई के अंदर. तो आरबीआई एक बड़ा बॉडी है और आरबीआई के बहुत सारे काम हैं. बैंक्स को रेगुलेट करना, फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करना, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना. उसी में आरबीआई का एक और मेजर काम है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना. तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस काम को करने के लिए आरबीआई के अंदर एक सब बॉडी है
उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। और मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का सिंपल मतलब होता है मनी सप्लाई को एडजस्ट करना। मनी सप्लाई को, जो इकॉनमी में पैसा की सप्लाई है, मनी की सप्लाई है, इसको एडजस्ट करना, राइट। और एडजस्ट करने का मतलब आइदर इंक्रीज द मनी सप्लाई, डिक्रीज द मनी सप्लाई और कंटिन्यू विद द सेम मनी सप्लाई। ना ही इंक्रीमेंट करना है और ना ही कम करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की एक सब कमेटी है, इसका जॉब है मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, अंडर विच इट रेगुलरली एडजस्ट द मनी सप्लाई बाय आइदर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, मेंटेनिंग स्टेटस को, और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। नाउ व्हाई इट मैटर्स, क्यों मनी सप्लाई मैटर करता है? क्योंकि अगर आप मनी सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर दोगे, एक्सेसिव मनी यू गिव इट टू द इकोनॉमी, लेट्स से आरबीआई ने पैसे को प्रिंट किया, आरबीआई तो प्रिंट कर ही सकता है ना, और प्रिंट करके हर एक इंडियंस को 1-1 लाख रुपए दे दिया, राइट, विच मीन्स देयर इज अ ह्यूमंगस इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इससे क्या होगा आपका, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो लोग बहुत खरीदेंगे, लोग बहुत खरीदेंगे तो आपका ग्रोथ होगा, राइट। यू विल हैव अ वेरी गुड ग्रोथ रेट बिकॉज पीपल हैव मनी एंड पीपल आर डिमांडिंग, एंड पीपल आर डिमांडिंग, सो आई एम अ फैक्ट्री ओनर, आई एम प्रोड्यूसिंग एट फुल कैपेसिटी, इनफैक्ट आई एम प्रोड्यूसिंग मोर देन माई फुल कैपेसिटी बिकॉज आप खरीदने को तैयार हो। लेकिन इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड अचानक बढ़ सकता है, सप्लाई अचानक नहीं बढ़ सकता है। सपोज इंडिया में सबको मैं 1-1 लाख रुपए दे दूं, तो आप तो अचानक डिमांड करोगे। आरबीआई सबको 1-1 लाख रुपए दे दे तो सब डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। सो डिमांड कैन इंक्रीज ओवरनाइट, बट क्या नया फैक्ट्री एकाएक लगा दोगे आप? नहीं। तो सप्लाई टेक्स टाइम। इसीलिए व्हेन देयर इज अ टू मच ऑफ मनी सप्लाई, यू विटनेस ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म, बट एवेंचुअली you are bound to face a serious inflation, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी, राइट। और अगर मनी सप्लाई मैंने बहुत कम कर दिया, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग खरीदेंगे क्या? लोग खरीदेंगे नहीं तो आपका ग्रोथ खत्म हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी आपका बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैसा, तो ग्रोथ आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, बट दैट विल अगेन कम विद अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, and that high inflation will eventually kill your growth. And if you have very low money supply, which means there's no demand, people don't have money, people are finding it very difficult to get money, and hence there will be no demand, there will be no production, there will be no investment, so growth will suffer and inflation will be under control. कम होगा इन्फ्लेशन, बहुत ही कम होगा इन्फ्लेशन। तो बहुत कम इन्फ्लेशन, बहुत कम ग्रोथ, ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा ग्रोथ, ये दोनों ही डेंजरस हैं। वॉट एनी कंट्री नीड्स, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल से भी आपको बताया, कि ग्रोथ जो है वो अपने पोटेंशियल पे रहे। आपके बॉडी में अगर पोटेंशियल है 8 घंटा पढ़ने का, तो आप 8 ही घंटे पढ़ो। डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स फॉर 1 वीक, बट फिर आप 2 वीक नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज यू हैव ओवर हीटेड योर माइंड। और अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। सो लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग एट योर पोटेंशियल, एंड एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन पोटेंशियल, सो वी शुड नॉट कंपेयर, वी शुड नॉट मेजर आवर नंबर ऑफ स्टडीज विद नंबर ऑफ आवर्स विच वी पुट इन स्टडी विद समवन एल्स। और दूसरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। कितना रखना? इंडिया का टारगेट क्या है? 4 ± 2%। सो ग्रोथ हैज टू बी at its potential and inflation has to be in this particular range, कि महंगाई जो है गुड्स एंड सर्विस का, वो 4 ± 2% के रेंज में रहे। ऑल्दो हम चाहते हैं 4%, बट इंडिया फ्लेक्सिबल टारगेट फॉलो करता है, जहां पे हमारी इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में हो सकती है। अमेरिका में इन्फ्लेशन का टारगेट है 2%, इंडिया में एक फ्लेक्सिबल टारगेट है वेयर वी कैन कीप इन्फ्लेशन विद इन 2 to 6%, विच मीन्स for our economy to be stable, we need to fulfill these two objectives, and these two objectives requires money supply to be appropriate, which is shaped by monetary policy, and monetary policy के लिए you have monetary policy committee। और इसीलिए monetary policy committee हर 2 महीने पे मिलती है,
ग्रोथ का डेटा देखती है, इन्फ्लेशन का डेटा देखती है, और इसके बाद देखती है कि मनी सप्लाई को क्या करना है। अगर आरबीआई एमपीसी डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, इन्फ्लेशन जो हमारा है वो बहुत कंट्रोल में है लेकिन ग्रोथ अंडर पोटेंशियल है, तो ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मिलके देखेंगे कि नहीं यार, इन्फ्लेशन जो है वो शायद 6% को क्रॉस कर सकता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, तो वो क्या करेंगे, वो मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे। या तो वो क्या कर सकते हैं कि वो ना ही इसको इंक्रीज करेंगे ना ही इसको डिक्रीज करेंगे, वो मनी सप्लाई को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जब एमपीसी का फोकस दोनों पे है, ग्रोथ पे भी है और आपका इन्फ्लेशन पे भी है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रायोरिटी एमपीसी हैज, वेदर इट हैज प्रायोरिटी ऑफ ग्रोथ और इन्फ्लेशन, उस हिसाब से वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। इसलिए एवरी 2 मंथ एमपीसी के मेंबर्स मिलते हैं। अच्छा, कितने मेंबर्स हैं इसमें, 6 लोग हैं, 6 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से, 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये जो 3 मेंबर्स हैं उसमें एक आपका आरबीआई गवर्नर है और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, एंड दी 6 मेंबर्स दे मीट एवरी 2 मंथ, और हर 2 महीने पे ये डिसीजन लेते हैं मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है या सेम रखना है। और ये कैसे करते हैं, वो बाय डिसाइडिंग व्हाट विल बी द रेपो रेट, पॉलिसी रेट, कि रेपो रेट क्या होगा, उस हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि मतलब ये रेपो रेट को डिसाइड करते हैं, और रेपो रेट को चेंज करने से ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, बट अभी आपको मैंने क्या बताया, दैट एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आरबीआई की एक सब कमेटी है। इसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, जिसके अंदर वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है, विच मीन्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट। ये क्यों करती है, बिकॉज इट हैज़ टू इंश्योर ग्रोथ पोटेंशियल पे रहे और इन्फ्लेशन इस फ्लेक्सिबल रेंज के अंदर रहे, राइट। और ये कैसे होता है, तो हर 2-2 महीने पे ये लोग मिलते हैं, मिलके ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होगा। रेपो रेट जैसे ही वो चेंज करते हैं वैसे ही मनी सप्लाई जो है उस पर अफेक्ट होता है। या तो वो मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए वो रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं, और अगर मनी सप्लाई को अगर उनको इंक्रीज करना है तो वो रेपो रेट को डिक्रीज करते हैं। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। सो जस्ट बाई चेंजिंग द रेपो रेट दे एडजस्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ये किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि उनका फोकस ग्रोथ पे है या उनका फोकस इन्फ्लेशन पे है या उनका फोकस दोनों के ऊपर है, राइट। तो अब ये रेपो रेट क्या होता है, लेट्स से ये आरबीआई है, ये एसबीआई है, और ये आप हो, आप बैंक से लोन लेते हो, बट वॉट इफ एसबीआई नीड्स मनी, एसबीआई को भी तो हो सकता है पैसे की जरूरत हो। तो एसबीआई को अगर पैसे की जरूरत है ना, तो आरबीआई एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सुविधा देता है बैंक्स को, दैट सी इफ यू नीड मनी यू कम टू मी, आई विल गिव यू मनी। सो लेट्स से एसबीआई को आज चाहिए 100 करोड़, आरबीआई ने कहा ठीक है ले लो, बट ऑब्वियसली मनी इज नॉट फ्री, सो एसबीआई को कुछ कोलैटरल देना पड़ेगा। और ये कोलैटरल बेसिकली क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसको जीसेक कहते हैं। सो एसबीआई गेट्स मनी बाय सेलिंग इट्स कोलैटरल टू आरबीआई। क्या ये परमानेंट हो रहा है, मतलब क्या एसबीआई का हो गया 100 करोड़ और आरबीआई का हो गया कोलैटरल, नहीं। क्यों, बिकॉज ये रेपो फैसिलिटी है। रेपो का मतलब रीपर्चेज ऑपरेशंस, रीपर्चेज ऑपरेशन, रीपर्चेज का मतलब एसबीआई जिसने अपने कोलैटरल को सेल किया वो वापस इसको रीपर्चेज कर लेगी। एसबीआई कहेगी आरबीआई को, देखो यार मुझे पैसे अब हो गए हैं, तुम अपना पैसा रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मेरा जो कोलैटरल तुमने ले रखा है उसको मुझे वापस से बेच दो। सो दिस इज अ रेपो फैसिलिटी वेयर आरबीआई इज गिविंग मनी टू एसबीआई by SBI selling its collateral to RBI, but अगेन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड एसबीआई उस कोलैटरल को रीपर्चेज कर लेती है, और इसी को हम लोग रेपो ऑपरेशंस कहते हैं, जिसके थ्रू आरबीआई प्रोवाइड्स मनी टू एसबीआई। अच्छा, आरबीआई ने तुम्हें पैसे दिए तो कुछ इंटरेस्ट तो लेगी ना,
तो तुम 100 करोड़ तो नहीं लौटाओगे, तुम कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न करोगे ना, बिकॉज आरबीआई हेल्प्ड यू व्हेन यू नीडेड मनी। एंड दिस इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई को देना पड़ेगा, दिस इज नोन एज रेपो रेट। दिस इज नोन एज रेपो रेट। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा? क्योंकि आज तुमने मुझसे 100 करोड़ लिया है, अब आगे जाकर तुमको अपना ये कोलैटरल वापस लेके मुझे मेरा पैसा दे देना है। इसका ड्यूरेशन कैन वैरी, और ये डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। इट कैन बी फॉर 2 डे, इट कैन बी फॉर 1 डे, इट कैन बी फॉर 3 डे, इट कैन बी इवन फॉर 1 ईयर। जैसे आप न्यूज में देखोगे तो यहां पे 2 दिन का किया गया है, विच मीन्स इफ टुडे एसबीआई इज टेकिंग मनी, आफ्टर 2 days दे हैव टू रिटर्न बैक द मनी विद एन इंटरेस्ट रेट विच इज रेपो रेट। अब मान लो एमपीसी जो है वो कल डिसीजन लेगा 5 जून को। वो क्या डिसाइड करता है कि ये रेपो रेट क्या होगा? अगर मान लो एमपीसी को ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है ना, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो एमपीसी को क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना होगा? कम। which means the people in the economy, the businesses in the economy, they should have less money. So what MPC wants? MPC चाहती है कि इनके पास पैसा कम रहे, जिसके लिए MPC चाहेगी कि इनके लिए SBI से बोरो करना डिफिकल्ट हो जाए। Because if it is difficult for these people to borrow money from SBI, they will not borrow. And if they will not borrow, they will not spend. They will not spend, they will less, demand कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। बिकॉज अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया, विच मीन्स इट इज नाउ डिफिकल्ट फॉर एसबीआई टू गेट मनी फ्रॉम आरबीआई। बिकॉज पहले लेट से आरबीआई एसबीआई को 3% के रेपो रेट पे पैसा दे रही थी, बट अब उसने कहा नहीं नहीं 5%, which means SBI के लिए expensive हो गया है to get money from RBI. So if it's difficult for SBI to get money from RBI, then SBI आपके लिए भी तो difficult कर देगी। Because आपका जो interest rate होता है, the rate at which you borrow money from SBI is anyways linked with the repo rate. So the moment MPC changes this repo rate, eventually आपका borrowing rate change हो जाएगा। So अगर कल के decision में MPC ने repo rate को increase किया, मतलब MPC is making difficult for banks to borrow money from RBI, which means banks are going to make it difficult for you to take money from them, which will lead to lower borrowing, which will lead to lower demand, which will lead to lower inflation. और अगर MPC रेपो रेट को कम कर देती है तो उल्टा हो गया। SBI के लिए it becomes easy, so now it will become easy for you. So you will take more borrowing, you will take more money from banks. मोर मनी तो मोर स्पेंडिंग तो फिर क्या होगा? आप समझ ही रहे हो, मोर डिमांड एंड मोर ग्रोथ। और अगर कुछ नहीं करती कि नहीं नहीं जो रेपो रेट है वही रहेगा, कल आउटकम आता है, विच मीन्स कि देयर फोकस इज ऑन बोथ इन्फ्लेशन पे और ग्रोथ पे। इसीलिए ना ही वो रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वो स्टेटस को मेंटेन किए हुए हैं, विच मीन्स दैट एमपीसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज प्रायोरिटी ऑन बोथ इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ। सो ये रेपो रेट फैसिलिटी है जो आरबीआई प्रोवाइड करती है बैंक्स को। यार ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? रीपर्चेज ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट क्या है, ध्यान रखिएगा। बोरोइंग रेट क्या है, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट बोरोइंग रेट से लिंक्ड है और इसी के थ्रू एमपीसी रेपो रेट को चेंज करके लोगों के लिए बोरोइंग रेट चेंज कर पाती है। और कोलैटरल क्या है? जीसेक। और एसबीआई जो कोलैटरल दे रही है उसको रीपर्चेस करना पड़ता है, जिसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, वो डिसाइड करता है आरबीआई। तो आई होप मैंने आपको ये बता दिया। अब ये वेरिएबल रेपो रेट क्या है? देखिए होता क्या है कि आरबीआई एसबीआई को पैसे तो नहीं दे रही है ना, और भी हो सकते हैं बैंक्स, एचडीएफसी हो जाए, आईसीआईसीआई हो जाए। तो आरबीआई ये कह सकती है यार कि तुम्हें आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जिसको भी पैसे चाहिए, मैं उसको पैसे दूंगा रेपो रेट पे, राइट? मैं उसको देंगे पैसे। तो मान लो ये आरबीआई है, ये बैंक ए है, ये बैंक बी है और ये बैंक सी है। बैंक ए ने भी कहा भाई मुझे भी पैसे चाहिए, बी ने कहा, सी ने कहा, तीनों मुझे पैसे चाहिए। सो आरबीआई कह सकता है कि यार मैं तुम्हें रेपो रेट पे पैसे दूंगा, रेपो रेट फैसिलिटी के अंदर, जहां पे मैं तुम्हें आज पैसे दूंगा और कुछ दिन बाद तुमसे पैसे ले लूंगा। आरबीआई के पास 2 ऑप्शन है, या वो फिक्स्ड रेपो रेट पे पैसा दे दे, जैसे इस समय रेपो रेट है हमारा 5.25%,
तो कहे कि ठीक है, ए तुम्हें पैसे चाहिए ले लो 5.25% पे, बी तुम्हें पैसे चाहिए ले लो 5.25% पे, या आरबीआई ये भी कर सकती है कि ए बी सी मैं उसी को पैसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे, राइट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे। पहले में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ए बी सी तीनों को पैसे दे रही है, लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि नहीं नहीं, इफ यू वांट मनी देन आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू मनी जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करे। तो इसके लिए क्या होगा, अब आपका ऑक्शन होगा। ए कहेगा यार मैं तुम्हें 5.25 नहीं, मैं तुम्हें 5.3% दूंगा। बी कहेगा नहीं नहीं, मैं 5.33% दूंगा। तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देगा उसको आरबीआई पैसे देगी। सो इसलिए आरबीआई जो है ये रेपो फैसिलिटी जिसके अंदर बैंक्स को पैसे देती है, बैंक्स बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, वो जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो रेपो रेट है, वो या तो फिक्स्ड हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब वो ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होगा। The bank which is ready to pay the highest interest, RBI is going to give money to that. अब इससे फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रेपो रेट इन इंडिया, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स। यस, शॉर्ट टर्म फंड जनरली लेंड करती है, लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से ज्यादा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड है, 1 साल, ओवरनाइट, 3 दिन, जैसे यहाँ पे 2 दिन कर रही है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीने, 1 सप्ताह, इस तरीके से पैसे बैंक्स को दिया जाता है। अगर बैंक्स एसबीआई को आरबीआई से पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए तो वो रेपो फैसिलिटी नहीं, वो और दूसरा फैसिलिटी है, उसके अंदर आप पैसे ले सकते हो। कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट जीसेक, यस, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कोलैटरल रखना होता है जिसके थ्रू आप आरबीआई से पैसे ले सकते हो। एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट जनरली रिड्यूसेस द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, करेक्ट, ऑब्वियसली रेपो रेट को बढ़ाना तो उससे मनी सप्लाई को कम करना। रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग, इट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच इज अ सब कमिटी ऑफ आरबीआई। सो थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। फिर से आप ऐसे ही कमेंट करिएगा, जितने भी डाउट्स हैं मैं जरूर क्लियर करने का ट्राई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।